Hello everyone, very warm good afternoon, good evening, whenever you are watching this video, and welcome to this very beautiful session where we are going to learn about the structure of atom in detail. तो एक ऐसे ही चैप्टर है ना, चैप्टर कह लो या ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री का बेसिक बनाता है. अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तब आपको आगे चल के बाकी चीज़ें पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है. आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हो ना, एलिमेंट्स में सोडियम है, आपका कार्बन है, सल्फर है. अब ये सब क्या है, किस चीज़ के बने हैं, ये आपकी शुरुआत होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के बाद ही. तो इस चैप्टर को या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक आपको नोट देना चाहूँगी, और जो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन रहेगा इस सेशन के थ्रू आउट. लाइक एटम्स, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हैव अ न्यूक्लियस एंड फाइंड द कोर इशू टू सॉल्व इट. हर स्टूडेंट की लाइफ में या हर पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. तो मेन काम क्या है स्टूडेंट का कि उस प्रॉब्लम के कोर रीज़न को समझे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे. जैसे कि एटम का पूरा जो भी चीज़ रहता है वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस से एसोसिएटेड रहता है. वॉट एवर इट्स एटॉमिक मास समथिंग एल्स, उसका मेन जो पॉइंट है वो न्यूक्लियस रहता है. वैसे ही यहाँ पर भी हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अपनी प्रॉब्लम की कोर इशू को समझिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. नेक्स्ट, आज का हमारा एजेंडा मतलब मेन मोटिव क्या रहेगा, हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले रहेंगे. सबसे पहले है एटम, कि एटम है क्या. दूसरा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. फिर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स आते हैं, उनके बारे में हमें वहाँ पढ़ना होगा. फिर है अबाउट द एनर्जी शेल्स. एनर्जी शेल्स मतलब यहाँ पे ऑर्बिट की बात हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ सेशन हम वो समझेंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन पढ़ने के बाद आपको ये दिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के अलग अलग शेल में फिलिंग कैसे करी जाती है. तो व्हाट इज़ एन एटम. एक एटम होता क्या है. आप मैटर पढ़ रखे होंगे पहले के चैप्टर्स में या पहले कभी सुन रखा होगा. मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसके पास मास है ना, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, और आप उसको फील कर सकते हो टच के थ्रू, सेंस कर सकते हो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, वही आपकी मैटर होती है. जैसे कि बुक है भाई, बुक को छू सकते हो है ना, बुक का वजन भी होता है तो वो आपकी मैटर हो गई. पेन है, पेन भी आपकी मैटर हो गई. तो कोई भी चीज़ अगर आपके सराउंडिंग में, मोस्ट ऑफ चीज़ें वो आपकी मैटर होती हैं, जिनका कोई अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मास है, वॉल्यूम है, वो आपकी मैटर होती हैं. तो ये बात मैटर की हो गई. अब मैटर बना किसका है. मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है. उनके पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ आप बैठे हैं या मेरे पीछे जो वॉल है, उस वॉल में आप बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या लगा होगा, ईटा लगा होगा, एक एक ब्रिक लगी होगी. तो एक ब्रिक को आप क्या समझ लो, एटम. और कई सारे जब ब्रिक्स या एटम्स कंबाइन कर गए तो पूरी वॉल बन गई, यानी मैटर बन गई. तो उसी तरीके से मैटर के पार्टिकल्स एटम, ढेर सारे एटम्स, ना कि वन ना कि टू, मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं लार्ज अमाउंट में और वो मैटर का फॉर्मेशन करते हैं. सो एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, एटम का बहुत बड़ा रोल है एक मैटर के फॉर्मेशन में, मैटर के आइडेंटिटी को मेंटेन करने में. अब क्या होता है कि एटम एक दूसरे एटम से जुड़ के रहता है. जुड़ के कैसे रहेगा, उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो दो एटम्स को आपस में साथ रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. अब मान लो आपने एलिमेंट्स पढ़ रखे होंगे है ना, 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर के तो मोस्टली बच्चों को याद करवा दिए जाते हैं. जैसे मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. देन 11 से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. 1 से 20 तक आपको रोज रोज 5 करके एटॉमिक नंबर्स के एलिमेंट्स को एटलीस्ट याद कर लेना है विद देयर सिंबल. अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस जो आपके नेचर में मिल रहे हैं, एटम के बने होते हैं और इनको हम फर्दर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते है ना बाई एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स. जैसे कि सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है. सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है. क्लोरीन क्या है, एक एलिमेंट है ना. हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है. हाँ, अब जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, तो आपने एक एटम लिखा. अब एक H दूसरे H से कंबाइन करता है तो H2 हाइड्रोजन गैस बन जाती है. तो ये H2 जो बना वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा. अब मॉलिक्यूल क्या है भाई, व्हेन वन
व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब भाई दो एटम एक दूसरे की तरह भी हो सकते हैं और दो एटम एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, हो सकता है दोनों हाइड्रोजन के एटम है। तो जब दोनों हाइड्रोजन के एटम मतलब दो सेम एटम अगर कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनेगा, बिकॉज मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन टू एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। तो जब दो एटम कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन अगर दो सेम एटम कंबाइन कर रहे हैं तो किसका मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा। और अगर जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई आपकी मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ जो है कि एटम्स को हम लोग एक साथ रखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और केमिकल बॉन्ड। एंड एटम बहुत छोटे होते हैं साइज में, आप अपने नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होगी। अब ये एटम भाई अंदर से कैसे दिखता है, एटम के भी तो अंदर कुछ होगा, एटम भी तो किसी चीज़ का बना होगा। पहले तो ये बोला जाता था कि एटम आप तोड़ ही नहीं सकते, एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, पहले ये मानना हुआ करता था डाल्टन की थ्योरी में। बट एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं, ये डिस्कवर हो चुका है। एटम के अंदर अब क्या क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखते हैं। हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम लुक्स लाइक। एटम के अंदर आपका सेंटर में बैठा होता है एक हैवी सी चीज़, वो है न्यूक्लियस। वह क्या है, न्यूक्लियस। उसके अराउंड ऑर्बिट या शेल नामक चीज़ होती है, जैसे कि हमारी अर्थ है ना, सन के अराउंड घूम रही है एक फिक्स पाथ पे, और वो फिक्स पाथ को हम क्या बोलते हैं अपने ज्योग्राफी में, ऑर्बिट्स बोलते हैं। इन द सेम वे यहाँ सन की जगह है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स हमारे हैं जिनको हम शेल भी कहते हैं, और अर्थ की जगह घूम रही है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ की जगह घूम रहे हैं कौन, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक दो पार्टिकल और हैं इसके अतिरिक्त, जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो कहाँ बैठे होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहेंगे। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल भी है। ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का तो कम मास कंट्रीब्यूशन वगैरह में, लेकिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ज़्यादा रहता है। अब ये सब क्या है अभी आगे वाले स्लाइड्स में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि क्या है, बीच में एक हैवी सी चीज़ रखी है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जस्ट लाइक सन, और इसके अराउंड आपके ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन नामक पार्टिकल रिवॉल्व करता है, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नाम के दो और पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में बैठे हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा मॉडल कुछ कुछ सोलर सिस्टम मॉडल टाइप्स लगता है, और एग्जैक्टली सेम बात है कि कहीं कहीं ये जैसा अर्थ है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन है, सन है तो वहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, और जहाँ पे ऑर्बिट है वहाँ शेल है। तो कुछ कुछ बातें सिमिलर लगती हैं। फिर है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब भाई एटम के अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, अब ये क्या है, ये एक ऐसे पार्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। आपने सुना होगा ना, सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। इन द सेम वे चार्ज कभी भी अकेला नहीं रहता, चार्ज हमेशा मास के ऊपर मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स है तो इनके पास मास होगा, और मास है तो इनके पास कुछ ना कुछ चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू लिख रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज, है ना, वो यूनिट जिसमें आप मेजर कर रहे हो चार्ज को, दैट इज योर कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि दीज आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो कि क्या कर रहे हैं, आपके न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो ऐसे पार्टिकल जो जिंदगी में अपने न्यूट्रल है, मतलब ही नहीं है, कोई भी तरीके का चार्ज कैरी नहीं करते हैं, दे हैव नो चार्ज ऑन देम। अच्छा हाँ, मास तो है सबके पास भाई, सबके पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी, प्रोटॉन के पास भी, न्यूट्रॉन के पास भी, लेकिन सबसे हैवी कौन माना जाएगा, न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास में बहुत कम का डिफरेंस है, वो 1.672 है, ये 1.675 है ना, लेकिन फिर भी हम किसे हैवी मानेंगे, न्यूट्रॉन इज मोर हैवी देन प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है इन सबके सामने, है कि नहीं। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम या नेग्लिजिबल मास के माने जाएंगे इन द फ्रंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर किसी को आपको समझाना हो कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बैठे हैं, तो एक मान के चलो कि न्यूट्रॉन ऐसा पर्सन है जिसको किसी से मतलब नहीं है, वो न्यूट्रल अपनी ज़िंदगी में एकदम सख्त, किसी से मतलब नहीं है, वो बैठा हुआ है। अब मैं हूँ प्रोटॉन, मैं हूँ पॉजिटिव,
और आप जो सामने बैठे हैं आप क्या है, निगेटिवली चार्ज। जितना मैं पॉजिटिव हूँ उतना आप निगेटिव हैं। तो आप मुझे खींचना चाहेंगे, मैं आपको खींचना चाहूँगी, आप मुझे खींचना चाहेंगे, मैं आपको खींचना चाहूँगी, और इस खींचातानी में ले हम लोग गोल गोल घूमते रहेंगे। सेम यही काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे होती है। प्रोटॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ प्रोटॉन को खींचना चाहता है। जितना चार्ज उसके पास है उतना ही चार्ज उसके पास है, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, और इसी खींचातानी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमने लगता है। प्रोटॉन के इर्द गिर्द बोलो या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने लगता है। हाँ, और यहाँ पे घूमने के दौरान दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं जो आपने शायद पहले क्लासेस में पढ़ रखे हो। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि एक मोशन को कॉन्स्टेंटली बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समझ में आया कि आपके ऊपर निगेटिव चार्ज, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जितना आप पे निगेटिव उतना मेरे पे पॉजिटिव। आप मुझे खींच रहे हो, मैं आपको खींच रही हूँ, आप मुझे खींच रहे हो, मैं आपको खींच रही हूँ, और इसी खींचातानी में हम दोनों लोग क्या हैं, हम दोनों लोग नहीं, आप मेरे अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, एक और पॉइंट है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम इकट्ठा कुछ ना कुछ बोलते होंगे, न्यूक्लियस में है, तो हाँ एक नाम लिया गया है न्यूक्लियॉन, कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। फिर एनर्जी शेल्स ऑफ एन एटम। एनर्जी शेल क्या होता है कि देखो, जो आपके ऑर्बिट्स हैं या शेल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, एनर्जी कैरी करते हैं, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो एनर्जी उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी रहेगी। और इन एनर्जी शेल्स को हम लेटर्स से दिखाते हैं, जैसे के, एल, एम, एन, ऐसे ही नामकरण इनका होता है। तो एनर्जी शेल होते क्या है, एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स आर द स्पेसिफिक ऑर्बिट्स अराउंड द एटम atomic nucleus where the electrons reside and each holding a fixed amount of energy, है ना। ऑर्बिट है, ऑर्बिट पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ये बात किसने बोली थी, बोहर ने बोली थी। ठीक है, बोहर सर ने बोली थी, और इन्होंने नामकरण भी किया कि आप एनर्जी शेल्स को ऐसे ही नहीं बोल देंगे, ऐवे ही नहीं बोल देंगे, उनका नाम है पर्टिकुलरली, और लेटर शुरू होता है के से ही। अब बच्चे सोचेंगे भाई ए से क्यों नहीं शुरू हो रहा, ए से नाम रख लेते, कोई प्रॉब्लम थी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो के से ही शुरू होता है, के, एल, एम एंड देन सो ऑन। आगे भी आप जितनी शेल्स होंगी आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी नॉर्मली नंबर्स में भी आप बोल सकते हो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। अच्छा, बात करें कि न्यूक्लियस के अराउंड सबसे पहले शेल पड़ेगी, उसका नाम क्या होगा, के। तो के इज द क्लोजेस्ट शेल नियर द न्यूक्लियस। बोहर ने एक बात बोली थी कि जो शेल पास में है न्यूक्लियस के उसके पास लोवेस्ट एनर्जी होगी, और जो दूर होगी उसके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो इस बात को थोड़ा रिमेंबर करिएगा। अच्छा, अब हर शेल की कैपेसिटी होती है, जैसे हर पर्सन की खाने की एक कैपेसिटी तो फिक्स है कि भाई मैं इतनी रोटी खा सकती हूँ या मैं इतनी रोटी खा सकता हूँ, अगर मुझे 2 की भूख है तो मैं 2 ही खाऊंगा, 8 तो खा नहीं लूँगा। तो वैसे ही हर शेल के इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कैपेसिटी फिक्स होती है। ये नहीं कि पहले ही शेल में हमने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, घूमो बेटा जाओ, घूमो आराम से घूमो, ये सब नहीं होता है, घूमो आराम से घूमो, नहीं। हर शेल के फिक्स्ड है कि इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं बेटा उसमें। फिर नेक्स्ट शेल में जाइए, आप नेक्स्ट में जाइए, उसमें रिवॉल्व करिए। तो हर शेल की जो होती है ना कैपेसिटी, वो फिक्स्ड रहती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो कैरी कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जैसे आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहा होगा कि फर्स्ट शेल दैट इज के, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, और दूसरी शेल यानी एल उसमें कितने, 8, एंड देन तीसरे में 18, 18। अब इसमें कोई ना कोई जनरल फॉर्मूला लगा के निकाला गया होगा, यस ऑब्वियसली ये फॉर्मूला है 2n टू द पावर 2। अब यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर फर्स्ट शेल है तो आप n की जगह वैल्यू रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 इंटू 2, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2। सेकेंड शेल क्या है, n वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 4 2 8, तो आ गई 8 कैपेसिटी, है कि नहीं। तो ये जनरल रूल है जो आप लगा के किसी भी शेल के वट एवर द शेल इट में बी 4 5 6 आप आराम से वहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितनी उसकी कैपेसिटी होगी ऑफ कैरिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखो क्या होता है कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम का, कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11।
तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 11 और प्रोटॉन भी कितने होते हैं 11। हमेशा याद रखना कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, इसीलिए एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल Z होता है। एटॉमिक मास की अगर बात करते हैं हम, तो एटॉमिक मास क्या होता है कि टोटल आपके एटम का मास जो कि किसके थ्रू कंट्रीब्यूट होता है, न्यूक्लियस के थ्रू। जो न्यूक्लियस सेंटर में मेन मास में कंट्रीब्यूशन उसी का होता है, और आपके न्यूक्लियस के अंदर है कौन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, ए इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। तो P इज फॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड N इज फॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एटॉमिक मास। तो मास क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ एन एटम ड्यू टू द कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि एटॉमिक मास क्या है, कि कितना मास हमारे एटम का है, और वो किसके कारण होता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के कारण होता है। और न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स हैं आपके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देख लो कि सोडियम क्या है, सोडियम का Na है। ठीक है, अब उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11, और कितने प्रोटॉन्स होंगे वो भी 11। अब अगर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको उसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिया तो एटॉमिक नंबर दे रखेगा, नहीं तो अगर एटॉमिक नंबर पूछ लिया एटॉमिक मास पूछ लिया तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर दे रखेगा, नहीं तो अगर न्यूट्रॉन का नंबर दे रखा है तो आपसे एटॉमिक मास पूछ लेगा। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 12, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 11 + 12 दैट इज 23 AMU। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपसे बोल देता कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और उसका एटॉमिक मास 23 है, 23 है, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, आप प्रोटॉन एंड एटॉमिक मास के नंबर को आपस में माइनस कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तो क्लियर आपको पिक्चर मिला। दोनों में आपका मैटर क्या करता है कि भाई एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड दूसरा एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अब मैंने दूसरी जगह जेड क्यों लिख दिया, जेड मजे में नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। प्रोटॉन का नंबर ही तो आपका, यहाँ देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो अगर जहाँ आप प्रोटॉन का P लिख रहे हैं वहाँ आप एटॉमिक नंबर का Z भी तो ले सकते हैं। बात सेम है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली बात वही है, बस यही है कान इधर से पकड़ो, ऐसे घुमा के पकड़ो, बस वो वाला अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है भाई, सीट पे बैठाना है बच्चों को, है ना। हर अपनी क्लास की कैपेसिटी अलग है, कोई बड़ी क्लास कोई छोटी क्लास, तो वैसे अकॉर्डिंग बच्चे बैठने वाले हैं। अब फॉर्मूला वही लगने वाला है 2n⁻²। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एनर्जी शेल से ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो फिलिंग करनी है हमें इलेक्ट्रॉन्स की इन द ऑर्बिट एज पर द फॉर्मूला 2n⁻²। जैसे आप देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था 3, तो Z से मैंने लिखा 3, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 3, प्रोटॉन भी कितने होंगे 3। EC इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है, आपको याद रखना है कि EC हमेशा स्क्वायर बॉक्स में लिखा जाता है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है दो शेल्स को। अब पहले शेल की कैपेसिटी आप पढ़ रखे हैं कितनी होती है, 2 ही होती है, नहीं आ रही है तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा 2n⁻²। अब 2 ही कैपेसिटी होती है, तो अब आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं 3 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 था, इलेक्ट्रॉन 3 है, पहले की कैपेसिटी 2 ही की है, तो कोई नहीं बेटा 2 दे दीजिए उसे, 2 दे दीजिए, एक अपने पास रखे रहिए, 2 दे दिया आपने। अब एक बचा है। अब आपको पता है कि जो दूसरा वाला शेल है उसकी कैपेसिटी 8 की है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है, मिनिमम तो कितनी भी ले सकता है। अब भूखे मारने से अच्छा है किसी को, अगर 8 की किसी की भूख थी रोटी की, तो भूखे मारने से अच्छा है कि एक बच रही है तो एक दे दो ना। अब ये सोचो कि मेरे पास 8 आ जाएंगी तब देंगे, तो बेचारा मर जाएगा। एक बची है, दे दीजिए रोटी, तो आप एक रोटी उसको दे दी, है ना। तो ऐसे ही आपने कॉमा से सेपरेट करके दोनों शेल की भूख लिख दिया 2,1। अब जैसे सोडियम ले लीजिए। अच्छा यार देखो, इसको एक मैं अच्छा एग्जाम्पल समझाती हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे आप कहीं गए, आपके पास रोटियां हैं एज पर द एटॉमिक नंबर, जैसे सोडियम है,
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटी, आपके पास रोटी कितनी है 11। आप कहीं गए और वहाँ लोग लाइन से इन्फिनाइटली खड़े हैं, और जो लोग खड़े हैं उनको मान लो शेल है ना, और हर लोग की भूख अपनी अलग अलग होती है। हाँ, तो यहाँ पे भूख फिक्स्ड है ना। जब पहले वाला जो इंसान है उसकी भूख 2 की है, दूसरे वाले इंसान की 8 की है, तीसरे वाले की 18 की है। अब भूख के मैटर में बात ये है कि किसी को तुम भूख अगर तुम्हारे पास बच रहा है तो आप उसको दे दीजिए, और अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो अगले वाले में पास कर दीजिए। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास यहाँ पे 11 रोटी है क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11, तो 11 रोटियां हैं। आप कहीं गए, वहाँ लाइन से लोग खड़े हैं, पहले इंसान ने बोला मेरी भूख 2 की है भैया, दूसरे ने बोला मेरी भूख 8 की है भैया, तीसरे ने बोला 18 की है भैया, मैक्सिमम भूख। आपने कहा चलिए भैया आपकी 2 की है ना, तो मेरे पास 11 रोटियां हैं, आप 2 रोटी रख लीजिए। अब आपके पास कितनी रोटी बची, 11 में से आप 2 घटा दो, कितने बचेगी आपके पास, कितनी बचेगी आपके पास 9 रोटियां। अब 9 रोटियां आपके पास बची, आप अगले पर्सन के पास गए, अगले पर्सन के पास पहुंचे, आपने पूछा भैया आपकी कितने की भूख है, उसने कहा भैया अभी बोला मैंने 8 की भूख है मेरी। तो आपने कहा कि चलिए ठीक है मेरे पास 9 रोटी बच रही है, आप 8 ले लो। ठीक है, पहले सबके पेट भरना फिर आगे आगे बढ़ना है। आपने उसको 8 दे दिया, अब आपके पास कितनी रोटी बची, 9 में से 8 गया, 1 रोटी बची। आप अगले पर्सन के पास गए, आपने उससे पूछा भैया आपकी कितने की भूख है, उसने बोला भैया हमारी तो 18 की भूख है। तो आप सोचे भाई 18 की, 18 तो है ही नहीं मेरे पास तो अब 1 ही रोटी बची। तो आप क्या करिए, भूखा मरने से अच्छा है वो भी 1 रोटी उसको दे दीजिए, कुछ तो पेट में जाएगा। 1 रोटी आपने दे दिया, तो पहले इंसान को 2 दिया कॉमा, दूसरे को 8 दिया कॉमा, तीसरे को 1 दिया, तो हो गई ना सारी रोटियां खत्म। 11 थी, 11 की 11 बट गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग।